जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपका बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों में आपका फर्स्ट ईयर में एक आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। तो इनके जो कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब आपके एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको अपन सॉल्व करने वाले हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, कुछ फैक्ट्स उनको लिखते हुए चलना। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आता है तो मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है भाई डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउट आस्क कर सकते हो। और अगर आपको इच्छा है तो उन ग्रुप्स में जुड़ जाना। ठीक है, और लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बाकी आपकी इच्छा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया मेरे को आप मतलब नोट्स प्रोवाइड कर दो फिर से। मैं 2 बार ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है, ग्रुप्स में 2 बार। अब मैं आपको नोट्स यहाँ पे अपलोड दोबारा नहीं करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस डाल रखी हैं, वही चीजें आपके एग्जाम में आने वाली, कुछ नया यहाँ पे चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज क्या करती है ना, आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के जो पेपर है वही हॉर्टिकल्चर वालों को दे देते हैं। यही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं होता है, तो परेशान मत हो, आपके साथ भी कुछ नया नहीं होने वाला है। इतने सालों से यूनिवर्सिटीज चल रही है, वही एग्जाम वही क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट इधर उधर होते रहते, तो परेशान मत हो। सब कुछ वही है, बस आराम से जितना बोल रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, आराम से आपका काम हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अभी बिल्कुल ध्यान मत दो इन पे। ठीक है, अभी फिलहाल में आपकी फर्स्ट ईयर पे ध्यान दो, इसको कैसे क्लियर करना है। इसके बाद आप सेकंड ईयर से थोड़ा सा सोच सकते हो उन सभी चीजों के बारे में। बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है सॉइल साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन है जो एमपीपीएटी में पढ़ाए थे, सारे वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी लेवल में आते हैं। मानसर कलर चार्ट जो आपका मॉन्सेल कलर चार्ट होता है, उसका उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल आपको पता है। किसका डिटरमाइन करेंगे तो उससे आपको पता है किसका डिटरमाइन करते हैं, तो बिल्कुल कलर चार्ट लिखा हुआ है तो सॉइल के जो कलर है उसका अपन पता लगाते हैं मानसेल मॉन्सेल कलर चार्ट से। ठीक है, आप लोगों ने एक कलर चार्ट देखी होगी, आपको यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, मॉन्सेल कलर चार्ट मैंने यहाँ पे, ये रही। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। ठीक है, सॉइल्स में आप इसको देखोगे इन जनरल, आप लोगों ने सॉइल कुछ इस टाइप से होती है जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है। ये आपकी कलर चार्ट होती है मॉन्सेल, जिनमें आपका सॉइल्स का कलर बताया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आता रहता है तो इसको देख लेना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल लिखते हुए चल रहा है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं मृदा का वर्णन प्राकृतिक अवस्था में करना क्या कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में करना क्या कहलाएगा। द ओरिजिन ऑफ सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल अंडर नेचुरल कंडीशन इज नोन एज, को क्या बोलोगे, पेडोलॉजिस्ट या पेडल एडाफोलॉजी या जियोलॉजिस्ट या मिनरलाइजेशन। तो सिंपली उसको डिफाइन करेंगे एडाफोलॉजी। ठीक है, जो इसका अध्ययन करता है उसको एडाफोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो होता है इस परिभाषा को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में करना, वो एडाफोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है सेकंड, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, वातावरण में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका जो यहाँ पे ये भी पूछता है कि आपका जो सॉइल है, ठीक है, या मृदा है, सॉइल में कितनी आपकी यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनको एक बार आप देख लेना। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूं तो आपका फर्ज है आप भी अपना काम करो, डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देख लो और कंप्लीट कर लो, परेशान मत हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ज्यादा ही लोड ले रहे हैं। द कंटेंट ऑफ CO2 इन सॉइल ईयर, मतलब मृदा वायु में कितने परसेंट CO2 होता है। तो सिंपली आपका यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा 0.25% के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शंस में आपको कहां दिख रहा है 0.25, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ए आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 0.25% भी आपका मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम्स में बार बार। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मृदा जनक का विज्ञान। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मृदा जनक का विज्ञान आपके डाकुचेव, वीवी डाकुचेव को यहाँ पे मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, रशियन साइंटिस्ट है आपके ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वह व्यक्ति जो मृदा का अध्ययन, पौधों की वृद्धि या मृदा जल और पौधों के संबंध में अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मृदा का अध्ययन जो कर रहा है, या पौधों की वृद्धि का अध्ययन कर रहा है, या मृदा जल और पौधों से संबंधित अध्ययन कर रहा है, तो उसको यहाँ पे एडाफोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना आप, यहाँ पे उसको बोलते हैं एडाफोलॉजिस्ट। यहाँ पे मृदा का अध्ययन जुड़ गया है, अगर पौधों की वृद्धि और पौधों का अध्ययन होता तो वो फिजियोलॉजिस्ट कहलाता। ठीक है, बट यहाँ पे सॉइल जुड़ गया है तो ये एडाफोलॉजिस्ट कहलाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपकी सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, इसके यहाँ पे पूछा हुआ रेगोलिथ।
आपने बिल्कुल पढ़ा होगा रेगोलिथ, ठीक है, चार्ट आपकी एक बनी होती है ऑलरेडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपका जब एमपीपीएटी की प्रिपरेशन की होगी तो पढ़ा होगा, और जिनका तुक्के में सिलेक्शन हो गया उन्हें ये चीज नहीं पड़ी होंगी। तो कुछ इस टाइप से आपका जो यहाँ पे चार्ट होता है बेसिकली, मेरे को लगता है हर एक स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा ये। देखो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, आपको लिखना है सिंपली, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपके कुछ ओ संस्तर, हॉरिजन आपको पता हो, हॉरिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्तर बोलते हैं। तो ओ संस्तर होता है, फिर आपका यहाँ पे एक संस्तर और होता है जिसको ए संस्तर बोलते हैं, एक संस्तर आपका ई संस्तर होता है, ठीक है, ई संस्तर, या इसको बोलते हैं आपका A2 संस्तर, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका एक संस्तर होता है बी संस्तर, ठीक है, बी संस्तर के बाद यहाँ पे एक और आपकी लेयर बनती है, इसको बोलते हैं सी संस्तर। नेक्स्ट आपका एक सबसे नीचे होता है आर संस्तर, यानी हॉरिजन, ठीक है, समझना। तो ओ जो आपका ये संस्तर होता है, ये होता है कार्बनिक पदार्थ का, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो आपका ओ संस्तर में होता है, ओ हॉरिजन में होता है। नेक्स्ट आपका जो ए होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका ए संस्तर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका खनिज, ठीक है, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इसमें इस हॉरिजन ए हॉरिजन में पाए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, देख लेना, और थोड़ा सा चीजों को सीरियस लेना मेरे भाई। बाकी फिर बार बार मेरे को कॉल मत करना, बिल्कुल भी मैं कॉल नहीं उठाने वाला किसी भी स्टूडेंट्स का, ठीक है, आप छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करोगे मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप ये पूछते हो कि मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछता हूं तो नहीं स्टूडेंट्स बताते हैं, वो आपकी दिक्कत है, ठीक है, मत बताओ, आपका देखना ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बहुत बार स्टूडेंट से बोल चुका हूँ फिर भी वही क्वेश्चन आस्क करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो बता चुका हूं उतना कर लो, ठीक है, बार बार आप परेशान हो गए तो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन बेसिक चीजों को समझो पहले, ठीक है, अगर मेरी बातों को सीरियस ले रहे हो तो। खनिज आपका ये हॉरिजन हो गया, बाकी आपका जो ई है, ठीक है, इसमें आपकी एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं निक्षालन संस्था या लीचिंग, लीचिंग हॉरिजन, ठीक है, इसमें वास आउट की प्रक्रिया होती है आपकी, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये निक्षालन होता है मिनरल्स का, तो नीचे आते हैं, ठीक है, बी संस्तर ये होता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण संस्तर, ठीक है, इसमें वास इन की प्रक्रिया होती है, एक में वास आउट की प्रक्रिया, एक में वास इन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आपका जो संस्तर आता है वो आता है पैतृक, ठीक है, आपकी जो पैतृक संस्तर होता है, ये पैतृक मतलब आपको तो पता है, पैतृक वर्ड से आप यहाँ पे डिफाइन कर लोगे, पैतृक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा मेरे को नहीं पता है, बट इसको एक बार चेकआउट कर लेना, पैतृक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाकी पैतृक संस्तर होता है। नेक्स्ट आपका ये होता है बेड रॉक्स, ठीक है, मतलब इस किसी भी काम का मटेरियल नहीं आता, बेकार चीजें होती है ये इतने नीचे। तो ये आपके संस्तर होते हैं, डिफाइन कर दिया मैंने। अब बोला है उसने रेगोलिथ के बारे में, तो आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए, ए और बी के बीच में एक संस्तर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोलम। अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो पता होगा, अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है, यहाँ पे लिख देगा रेगुलर की जगह सोलम, तो सोलम में ये भी लिख देगा, तो अगर यहाँ पे सोलम लिखा होता तो ए प्लस बी हॉरिजन चूज करते हैं, आंसर करेक्ट होगा। बट उसने लिखा है रेगोलिथ, तो रेगोलिथ ए और यहाँ पे बी जो आपका दिया हुआ है ना, ए और यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, इनको मिलाकर आपका क्या बोलते हैं, रेगोलिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे ए बी सी ये यहाँ तक आता है पूरा, ए बी और सी, तो तीनों को मिलाकर ए बी सी हॉरिजन। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा, आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्स में आता है, पूछ लेता है, ठीक है, थ्योरी में भी आपसे बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 7 का, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि वह संस्था जिसे सबसे अधिक खनिज निक्षालन या निक्षादित होता है। मैंने आपको जस्ट अभी आपको ऊपर बताया था कि वास आउट और वाश इन, निक्षालन किसको कहा जाता है, ई और A2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह संस्था जिसमें सबसे ज्यादा निक्षालन होता है, तो कौन से संस्था में होगा, A2 हॉरिजन करके भाई, इसमें आपका सबसे ज्यादा निक्षालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मृदा वायु में ऑक्सीजन, जस्ट वहां पे क्या पूछा था अपने से, ठीक है, सॉइल ईयर आपसे वहां पे पूछा था, जस्ट यही क्वेश्चन वहां पे पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पूछ लिया उसने ऑक्सीजन, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सॉइल का अलग होता है, एटमॉस्फेयर का अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन जनरली 20.06% आपका यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, वैसे तो 21 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 20.6%, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंटेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख लें 79%। नेक्स्ट हम बात करें सबसे आसानी से अपक्षयित होने वाला खनिज कौन सा है, द मोस्ट इजीली वेदर्ड, मतलब अपक्षयित, ठीक है, अपक्षयित होने वाला खनिज या मिनरल्स कौन सा है, तो जिप्सम आपका सबसे जल्दी अपक्षयित होने वाला खनिज माना जाता है, जिप्सम, ठीक है, आपको पता होगा जिप्सम को जेडन बोलते हैं, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है, सॉरी जिंक होता है आपका जेडन, तो इसको आपको देख लेना है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मस्कोबाइट ये मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज है, इनको देखना भाई, सिलिका, मस्कोबाइट वेरी इंपोर्टेंट खनिज है ये। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पूछा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा होती है,
SiO2 कंटेंट इन एसिडिक जो आपकी रॉक्स होती है, आग्नेय रॉक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें मानी जाती है। मैक्सिमम 95% आपकी अभी पृथ्वी में यही चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है, अग्नियस रॉक्स मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक्स हैं आपकी। तो SiO2 कितना होता है, इनका अलग अलग परसेंटेज होता है, ठीक है। अम्लीय चट्टानों का आम्लिक चट्टानें होती हैं, उप आम्लिक चट्टानें होती हैं, अलग अलग इनको बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पे पूछा होगा कितने परसेंट अम्लीय जो है आग्नेय चट्टान में सिलिका कितना परसेंट पाया जाएगा, तो देखो 65 से 75। बेसिकली होता कितना है, बेसिकली होता है इनमें 65 से 85% है, लेकिन ऑप्शंस में जो दे रहा है उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 65 से 75 इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मृत्तिका यानी जो आपके क्ले कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनका डायमीटर में साइज कितना होता है, ठीक है। साइज के बारे में पूछा तो आपको पता है मृत्तिका सबसे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, तो इनका राइट आंसर आप देख सकते हो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। बहुत पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इनकी एक लिस्ट होती है सारी, वो आपको देख लेना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सैंड सिल्ट और क्ले कणों में आपेक्षित अनुपात को कहते हैं। द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज सॉइल इज नोन एज। क्या बोलोगे अगर सैंड सिल्ट और क्ले के कणों का अपेक्षित अनुपात को आप लोग क्या कहना चाहोगे? अगर आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी होगी तो आंसर आप यहाँ पे बिल्कुल दे पाओगे। उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर, ठीक है, उसको बोला जाता है सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप इनकी थोड़ा सा थ्योरी देख लेना, किन किन की। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, मृदा सुघट्यता, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, पूछता है पेपर में। अच्छा, मृदा का वर्गीकरण कुल कितने गणों में किया गया है, मतलब द नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर प्रेजेंट इन सॉइल क्लासिफिकेशन इज, मतलब जो मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, सिंपल ये कहना है। तो मृदा के आपके 12 गण होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, 12 गण है, ठीक है, जिनमें आपके जैसे अल्फीशॉल हो गया, इरिडिशॉल हो गया, और है ना, बहुत सारे इनके गण होते हैं आपके अलग अलग। तो आप इनको देख लेना एक बार, 12 होते हैं टोटली, ठीक है। जिनमें आपका सिंपली अगर बात करूं तो सबसे बड़ा गण होता है इरिडिशॉल, ठीक है, सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो आपका है इरिडिशॉल, जिसमें दुनिया की इरिडोसॉल, ठीक है, तो आप देख लेना, जिसमें दुनिया की आपकी 18% सॉइल्स आती है, सॉइल पूरी जितनी भी है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा गढ़ यही माना जाता है एरिडोसॉल। नेक्स्ट होता है हिस्टोसॉल, जो कि सबसे छोटा गढ़ माना जाता है हिस्टोसॉल, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लें, जिसमें आपकी दुनिया की 0.8% आपकी टोटली मृदाएं आती हैं, हिस्टोसॉल सबसे छोटा। सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो आपका एरिडोसॉल करके है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता है अपने से, तो इनको खास तौर से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मृदा का स्थूल घनत्व जिसका अनुपात होता है। अगर ये परिभाषाएं पढ़ोगी तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ोगे तो, ठीक है। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल रिफर्स टू रेशियो, मतलब यहाँ पे बल्क डेंसिटी का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, मास ऑफ सॉइल्स टू वॉल्यूम टू सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम टू वॉइड्स, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम टू सॉइल, या वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 14 दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मास ऑफ सॉइल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी मृदा ठोस का भार और मृदा ठोस का आयतन, ये क्या कहलाता है, मृदा का स्थूल घनत्व जिसका अनुपात होता है। तो इसको आज इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको देख लेना है। राइट आंसर आपका इसका 14 का ए हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो वायु के आयतन व मृदा के आयतन के अनुपात को, वायु के आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम है, और यहाँ पे सॉइल का वॉल्यूम, इनके अनुपात, ठीक है, इनके अनुपात को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है, सारंध्रता बोलेंगे, पोरोसिटी, फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, बल्क डेंसिटी बोलेंगे, पार्टिकल डेंसिटी, क्या बोलोगे आप? अगर मैंने बताया जस्ट, अगर आपने गहराई से थोड़ा स्टडी की है, यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप ऊपर ऊपर पढ़ लेते हो, फिर आपको बस आपने 2-4 शब्द पढ़ लिए कि एसिडिक सॉइल का उपचार कैसे करेंगे, लबड़ी सॉइल का उपचार कैसे करेंगे, और फादर ऑफ सॉइल साइंस आपके बीबी डाकूचैप हो गया, बस मेरी सॉइल साइंस खत्म हो गया। अगर डीपली आप स्टडी करते हो तब ऐसे क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो डीपली थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर जो आपका पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। मृदा विन्यास को बढ़ावा देने वाली एक फसल नहीं है, कौन सी ऐसी क्रॉप है भाई जो मृदा विन्यास को बढ़ावा नहीं देती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लो। और ऐसी कौन सी क्रॉप है भाई? कॉटन आप देख सकते हो, गोसिपियम स्पीसीज, हाईली रेसा कंटेंट होता है, मक्का, जिया मेज, तंबाकू, टोबैकम, ठीक है, निकोटीन आपका इसमें मिलता है, और लोबिया भी है।
तो यहाँ पे जो मृदा विन्यास को बढ़ावा देने वाली फसल नहीं है वो है आपका लोबिया। बाकी ये सारी क्रॉप्स आपके मृदा विन्यास को बढ़ावा देती है। मृदा विन्यास एक बार देख लेना, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, जब तक आप इन शब्दों के इन टर्म्स को नहीं देखोगे ना, आपसे सॉइल साइंस नहीं बनने वाली। थोड़ा टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे पोरोसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, अगर आपको पता है तो आप आराम से ऑप्शन को चूज कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। स्थूल घनत्व, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कण घनत्व, स्थूल घनत्व में अंतर नहीं पता, जबकि 12th में जब आप पढ़ते हो तो उसमें पेपर में आपका पूछता है 5 नंबर क्वेश्चन कि बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में 5 अंतर लिखिए। तो यही सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा थ्योरी देखनी पड़ेगी। लोबिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, जलीय क्षण की प्रथम अवस्था कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत सारी अवस्थाएं, गली एरोजन, ठीक है, परतदार क्षरण, आपने बहुत सारी स्टेज पढ़ी होंगी। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर एरोजन कौन सी स्टेजेस है? ऊपरी सतह का बहना, टॉप सरफेस डिस्चार्ज। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर बी, खेत में पतली पतली नालियों का बहना, द फॉर्मेशन ऑफ ड्रेनेज इन फील्ड। नेक्स्ट आपका खेत में बड़ी बड़ी नालियों का बनना, बिग ड्रेनेज फील्ड। देखो खेत में शुरुआती स्टेजेस में जब ड्रेनेज होगा तो भाई बड़ी बड़ी नालियां तो ऑब्वियस नहीं बनेगी, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं बनने वाली है। पतली पतली नालियां शुरुआती स्टेजेस में नहीं बनेगी। जब आप पानी देते हो तो उसके साथ पतली जो सतह है वो बहना स्टार्ट होती है। तो टॉप सरफेस आपका डिस्चार्ज, बिल्कुल आपको शुरुआती स्टेजेस में आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो आप ए को चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसकी अलग अलग वो होती है, एक बार देख लेना। जो परतदार क्षण होता है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा हुआ है? किस श्रेणी की भूमि में जानवरों को चराने पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए? भाई कौन सी ऐसी स्टेजेस है? मैंने आपको जस्ट अभी संस्तर हॉरिजन पढ़ाए थे, कौन सा ऐसा हॉरिजन है जिसमें जानवरों को नहीं जाने देना चाहिए भाई, उससे बहुत नुकसान है। तो कौन सी ऐसी कैटेगरी है? बी श्रेणी भूमि, सी, डी और ई। तो देखो आप, मैंने आपको जस्ट ही बताया था अभी कि जो आपका निक्षालन संस्तर होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ई श्रेणी है, इसको E2 श्रेणी भी बोलते हैं। तो इस संस्तर में जानवरों को जाने से बिल्कुल रोकना चाहिए भाई, बहुत हानि होती है सभी चीजों की, ठीक है। तो खासतौर से इस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 19, आपको पता ही है मृदा का आधुनिक एवं नवीन वर्गीकरण कब हुआ था, किसने दिया था? तो वो आपके बीबी डाकू, जो यहाँ पे डाकूचेप साहब हैं, इन्होंने दिया था। कब दिया था कोई आपसे पूछे तो 19 आपको बता देना, 1975। 1975 आपकी एक डेट है, इस पे इन्होंने आपका दिया था। तो इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। कुछ कुछ डेट्स ना मेरे दिमाग से भी निकल जाती है, तो ऊपर नीचे हो सकता है कभी 74 या 75, तो इसको थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, मरुभूमि में सबसे प्रभावी मिट्टी संरक्षण विधि कौन सी? द मोस्ट इफेक्टिव सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ डेजर्ट। अगर डेजर्ट में है, रेगिस्तानी मरुस्थली में अगर आपको कोई बोल दे मिट्टी का संरक्षण करना है, आपको पता है बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी इधर से उधर पहुंच जाती है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? समोच्च बांध बनाओगे, कंटूर जो बेंडिंग करोगे, या टेरेस बनाओगे, गली बंद करोगे? कहाँ करोगे मेरे भाई? गली वली कहाँ बंद होगा? जो है इनका उपयोग करना पड़ेगा, हवा अवरोधन का उपयोग करेंगे, क्योंकि हवा आपके मैदानी में बहुत ज्यादा चलती है और इससे क्षरण बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज नहीं तो कल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस मृदा निर्माणक क्रम द्वारा हेमेटाइट से लिमोनाइट बनता है? ये तभी पता होगा जब आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। अलग अलग डेफिनेशन है, हाइड्रेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग आपके जो है ये किसी में आपका हेमेटाइट से जो है मोंटेबेलोनाइट बनता है, तो ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो हेमेटाइट से लिमोनाइट कौन सी प्रोसेस में बन रहा है? तो जलीय योजन, जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, अगर हाइड्रेशन होगा तो फिर यहाँ पे हेमेटाइट से लिमोनाइट बनेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ नहीं रटना है, उनको तो पता है कि उनको क्या करना है। जिनको पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कहीं नहीं, ये बकवास कर रहा है, इसको स्पीड क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, इसको 2 पे लगाते हैं, जो आपकी 2x स्पीड होती है इसको 2x पे करते हैं और फास्ट फास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये बकवास करता है, कोई सुनने का मतलब नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स वही करेंगे, है ना। फिर उनको नंबर दिखता है तो वो कॉल करते हैं कि सर ये था, आपने बताया नहीं, ये तो ऐसा था। भाई मेरे देखा तो करो, ठीक है। आप कहाँ 2x पे लगा के और सारी वीडियोस को 1 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर दोगे जल्दी जल्दी? बस ऑप्शन से मतलब रहता है, बस ऑप्शन से ही मतलब रहेगा, 4 साल ऑप्शन से ही मतलब रहेगा, ठीक है। अगर यही करते रहोगे ऑप्शन से ही मतलब रहेगा, बाकी आप अपना जानो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइड्रेशन हो गया, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, और बार बार परेशान मत किया करो मेरे भाई, बिल्कुल भी। आपको जो भी समझना आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन, मैं खुली बात करूंगा,
चिकनी मृदा में कण का व्यास होता है, द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज, क्या होता है चिकनी मृदा में कण का व्यास क्या होगा, जिनको पढ़ना है वो पढ़ ही रहे हैं। ऑप्शन आप देख सकते हो 0.002 mm से कम, 0.002 mm से अधिक, या 0.02 mm से अधिक। तो चिकनी मृदा जो होती है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उनका व्यास क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बिल्कुल समझ में, जहां क्ले बोलता है 0.002 mm से कम होता है क्ले चिकनी पार्टिकल्स का, ये कण दिखते भी नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, मृदा अम्लता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील अनाजी फसल, सीरियल क्रॉप्स बोला है, इसको ध्यान में रखना, सीरियल क्रॉप्स मोस्ट सेंसिटिव ऑफ सॉइल एसिडिक आर। तो ऑप्शंस में सारी सीरियल क्रॉप्स हैं, टिटिकम एस्ट्रीबम, टिटिकम ड्यूरम, ठीक है, अलग अलग आपकी गेहूं है। नेक्स्ट आपका जो भी हो गया, बार्ले, जई हो गया, धान हो गया, एविना, ये अलग अलग इनकी जो है क्रॉप्स के नाम दिए। तो इन जनरल जो संवेदनशील क्रॉप है वो आपकी गेहूं है, वीट, ठीक है। टिटिकम एस्ट्रीबम आपका अम्लता के प्रति संवेदनशील है, मतलब अगर इसको अम्लता ज्यादा दिखती है तो ये लक्षण आपके पहले प्रकट कर देता है, कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं सबसे पहले। जैसे आपको पता है सबसे पहले बोरोन की कमी के लक्षण कौन प्रदर्शित करता है, तो सूर्यमुखी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जल्दी सेंसिटिव होती हैं, और वो जैसे आपका आलू हो गया तो पाले के प्रति वो है, थोड़ा संवेदनशील है। तो ऐसी कुछ क्रॉप्स होती है, कुछ अधिक जल के प्रति संवेदनशील है, मतलब वो सिम्टम्स जल्दी प्रकट कर देती है। बहुत सारी चीजें, संवेदनशील का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वही है, ये व्यक्ति बहुत इमोशन है, बहुत संवेदनशील है, भाई इससे सही से बात करो, नहीं तो ये इमोशन जल्दी इमोशन हो जाता है और रोने लगता है। वो संवेदनशील होता है, कोई कोई व्यक्ति नहीं सहन कर पाता, कोई कोई सहन कर लेता, तो उसी टाइप से है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, खनिज पदार्थ में कार्बन पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मिनरल्स इज, तो कितना होगा खनिज पदार्थ। अलग अलग होता है, भारतीय मृदाओं में अलग होता है, और आपकी जो इंटरनल यूरोपीय कंट्रीज में सॉइल है उनके उनमें उनमें जो है कार्बनिक पदार्थों में खनिज पदार्थ की मात्रा, सॉरी, खनिज पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पूछा हुआ है, मिनरल्स में कार्बनिक पदार्थ, याद रखना, ठीक है, इतना डिटेल में पूछा हुआ है थोड़ा सा। तो देखो इन जनरल आपसे कभी कोई पूछता है, यहाँ पे अगर लिख देता कि भारतीय, ठीक है, भारतीय खनिज पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, तो ऑप्शंस क्या लेते, 0.5 से कम, ऑप्शन से ये लेते अपन, अगर आप यहाँ पे इंडियन लिखा होता, भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछने, लेकिन इन जनरल अपने से पूछा हुआ है, तो खनिज पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो रहेगी वो 1 से 5% तक रहेगी, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। लेकिन अगर ये 20% पहुंच गई, भाई मतलब नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे देखो, खनिज पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना है, 1 से 5%, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, एक यंत्र होता है अगर अगर, ठीक है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, मृदा नमी मापने के लिए। देखो पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि ये ऑगर इंस्ट्रूमेंट होता गया है, किस टाइप से होता है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं अपन किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये AUGER अगर सॉइल शैंपल, ठीक है, इसको देख लेते हैं किस टाइप से होता है इंस्ट्रूमेंट, तो उससे और सारी चीजें क्लियर। देखो ये इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको पता है 500 ग्राम सॉइल सैंपलिंग की जाती है, अलग अलग बहुत क्वेश्चन आता है मेरे भाई पेपर में, बहुत ज्यादा। तो अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टी ली जाती है, ठीक है, एक क्षेत्र से कभी एक जगह से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, खेत के 4-5 जगहों को चुनना चाहिए, वहां से मिट्टी कलेक्ट करो, मिट्टी एकदम सूखी मात्रा में होनी चाहिए, उनको एक एक पॉलीथीन में लो, फिर सैंपल जांचना पड़ता है, ठीक है, सो आप लेके जाते हो। देखना बहुत सारी सावधानियां इसमें पेपर में पूछता है अपने से, थ्योरी पेपर में। तो ये कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको जमीन में डालते हैं, 500 ग्राम अलग अलग मिट्टी अपन कलेक्ट करते हैं, तो इसका थोड़ा सा रहता है इशू, है ना, इसको देख लेना आप। और नेक्स्ट हम बात करने वाले, अगर अगर दिखा दिया है मैंने, तो ये किसका काम आता है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो, मृदा का नमूना एकत्रित करने के लिए, द टू सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में, भाई कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो सर्वाधिक मिलेगा, बताओ भाई। द मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड इन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन सा अर्थ जो मिलता है, तो वो आपको पता ही है कौन सा मिलेगा, तो बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप SiO2 FeS2O, ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, F2O या Al2O3, आपने अलग अलग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 59% के आसपास, है ना, इनका रेशियो आपका अलग अलग होता है भाई, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन ही मिलता है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, काली मृदा कौन से गण में आती है, जस्ट मैंने बहुत सारे गण आपको बताए थे। तो विच ग्रुप्स कम इन ब्लैक सॉइल, जो आपकी काली मिट्टी है, ठीक है। तो अच्छा आपने क्वेश्चन और भी पूछता है, काली मिट्टियों में दरारें क्यों पड़ जाती है, तो दरारें वो सूखा के कारण पड़ती हैं, और जब उसमें चूना की कमी होती है मिट्टी में तब भी दरारें पड़ जाती है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पूछ लेता है कभी कभी। तो काली मृदा में कौन से गण में आती है? बर्टिशॉल, ऑक्सीशॉल, अल्फीशॉल या इंसेप्टोशॉल? तो देखो जनरली आपका जो है ब्लैक सॉइल किसमें आती है? वर्टिसॉल गण में आती है। राइट आंसर तो आपका इसका ए हो गया, ठीक है। बट आपकी जो ऑक्सीसॉल और अल्फीशॉल गण है इनमें आपकी लाल मिट्टी आती है, याद रखना, ठीक है। लाल मिट्टी जो आपकी आती है वो कभी कोई पूछे तो ऑक्सीसॉल और अल्फीशॉल दोनों गण आते हैं। और इंसेप्टिशॉल जो आपका होता है इसमें नॉर्मली आपकी जड़ोल मृदाएं आती है, ठीक है। जड़ोल जड़ोल मृदा आपको पता होगा कुछ अलग अलग टाइप्स में होती है, जैसे बागर खादर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा देख लेना, इसको इंसेप्टिशॉल में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 28, मृदा विन्यास जिसमें प्रत्येक कण अपने पड़ोस के 4 कणों से चिपका रहता है। भाई कौन सा ऐसा संरचना है तो जिनके पड़ोस के 4 कणों से चिपका रहता है? तो वो आपकी जो है स्तंभाकार संरचना, इसमें आपका पड़ोस के 4 कणों से चिपका रहता है। और इनमें सबसे बेस्ट संरचना दानेदार संरचना, बहुत अच्छी संरचना होती है। और आपका लेकिन इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और स्तंभाकार भी अच्छी संरचना होती है मिट्टी की, बट दानेदार थोड़ा बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, खनिज निर्माणकारी मुख्य तत्व कौन सा है? अगर खनिज में निर्माणकारी मुख्य तत्व कौन सा है? ऑप्शंस आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, Fe और एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पता है, मैं जस्ट ऊपर बताया था, O2 सबसे ज्यादा मिलता है। खनिजों के निर्माण तत्व पूछा है अपने से, ये भी देखना थोड़ा, ठीक है। और सीधा सिलिकॉन मत लगा देना, उसने बात की अपने से तत्व के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 30, एक्टिनोमाइसीडीज की सक्रियता के लिए उपयुक्त पीएच। एक्टिनोमाइसीडीज क्या है? आपने देखा होगा बरसात के टाइम पर सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जब ईंट पे आप पानी डालते हो तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है। जब ईंट बहुत पुरानी हो, धूप में रखी हो, तो उसमें डालोगे, फिर आप पानी डालोगे तो खुशबू आती है, भीगी भीगी खुशबू आने लगती है। तो वो एक्टिनोमाइसीडीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए पीएच, उसकी सक्रियता के लिए पीएच क्या होगा? तो उसकी सक्रियता के लिए जो पीएच रहेगा वो 5 से 6.5, ठीक है। मतलब 5 से 6.5 पीएच बेस्ट होता है उसकी सक्रियता के लिए। तो ए आपका क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार देख लेना आप। जैसे डिफाइन सॉइल प्रोफाइल बिल्कुल पूछता है पेपर में, ठीक है। लेवल डायग्राम मैंने जस्ट आपको बताया था ना, सॉइल प्रोफाइल, ये डायग्राम बिल्कुल सेम आपको बना के आना है, सारी चीजें लिख के आना है, वॉश इन वॉश आउट। थोड़ा सा लाइन लाइन में अगर आप लिख दोगे परिभाषा तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लिख लो डिफाइन सॉइल प्रोफाइल, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपका सॉइल का यहाँ पे पूछा हुआ अपने से संगठन, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका डिफाइन रॉक्स, रॉक क्या होती है, चट्टान क्या है मेरे भाई। और कैरेक्टर और अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टानों के लक्षण, कुछ अग्नेय चट्टान लिख देना भाई, है ना। बहुत सारी चट्टानें हैं आपकी अग्नेय, और इनके अलग अलग जैसे टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है, इनको आपको लिखना है ना। और डिफाइन रॉक्स क्या होती है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हो, चट्टानें कितने टाइप्स की होती है वो भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। बाकी डिफाइन रॉक्स अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है पेपर में, तो रॉक्स भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका डिफाइन सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बताया था ना, परिभाषाएं पूछता है। इस टाइप टाइप कौन कौन से होते हैं, डिफाइन सॉइल स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं आपसे। बल्क डेंसिटी पूछ लेगा, वो आप लिख के बताओ क्या होगा। पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वो लिख के बताओ। जो चीज बोल रहा हूँ उसको देख समझ रहे हो, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है, कि आप वही चीज मैसेज में पूछोगे वही चीज, तो ये नहीं हो पाएगा मेरे से। जो है आपको पूरा वीडियो में बता दिया ओपनली, आप देखो नहीं देखो, पेपर दो नहीं दो आपका काम है, ओपनली बता दिया मेरे भाई। डिफाइन सॉइल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा आपका निर्माणकारी जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन से कारक है। बहुत सारे कारक आप लिख सकते हो, बहुत सारे कारक, ठीक है। मतलब पेज भर जाएगा अगर आप लिखने इस पर बैठोगे। मैं अगर लिखने बैठूंगा तो बहुत सारा, मतलब सॉइल प्रोफाइल पे ही मैं पूरा एक पेज आपका पूरा क्लियरली भर दूंगा, ठीक है। मतलब पेज तो आपको एक ही मिलेगा, दोनों साइड आपको लिखना पड़ता है। बट अगर लिखने बैठो तो बहुत सारा, रॉक्स में बहुत सारा लिख दूंगा मैं, सॉइल स्ट्रक्चर में भी, टाइप में बहुत सारी चीज लिख दूंगा। सॉइल फॉर्मेशन में तो निर्माणकारी प्रक्रिया में आप बहुत हद तक लिख सकते हो, बहुत सारी चीज लिख सकते हो। तो ये है कुछ इस टाइप से आप क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी लग रहा है कमेंट कर देना, और जो वीडियो में बताया वही मत पूछना, बाकी जो आपको नया लगता है तो पूछ सकते हो, ऑब्वियस आपके लिए डाउट के लिए बैठा हूं मैं। तो इंस्टा और टेली दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।